नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। संसद में दो मुद्दों पर सरकार चर्चा को तैयार हुई। हालांकि सरकार तो एक ही मुद्दे पर चर्चा को तैयार हुई, चुनाव सुधार को लेकर, एसआईआर को लेकर, लेकिन उससे पहले उसने शर्त रखी कि वंदे मातरम पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए विपक्ष तैयार हो गया और पहले चर्चा रखी गई वंदे मातरम पर। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर वंदे मातरम पर चर्चा हुई और किस तरीके से इस पूरी चर्चा में सरकार और भारतीय जनता पार्टी तो खुद घिरी ही रही, किस तरह से आरएसएस को संसद के भीतर दोनों सदनों में बेनकाब कर दिया गया। हालांकि कोई नई बातें नहीं थी, वो सारी बातें पहले से ही लोगों को पता है, लेकिन संसद में खास तौर पर चर्चा के दौरान आरएसएस की क्या भूमिका रही स्वाधीनता आंदोलन में, किस तरह से ब्रिटिश का, अंग्रेजों का साथ दिया राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने में, कमजोर करने में, और क्या कुछ किया। वंदे मातरम जिस पर चर्चा हो रही है, जिसको लेकर बीजेपी इतना परेशान है, उस वंदे मातरम का कितना सम्मान किया आरएसएस ने और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने, ये सारी चीजें लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह स्पष्ट हो गई। यानी इस मुद्दे पर तो सरकार को मुंह की खानी पड़ी। हालांकि ये सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की कोई स्ट्रेटजी थी या क्या कुछ था, इस पर हमने एक दिन पहले जो वीडियो बनाया है उसको आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत जबरदस्त किरकिरी हुई भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी ओर जब चुनाव सुधार पर एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इन सारे मुद्दों पर चर्चा की शुरुआत हुई कल लोकसभा में, और राज्यसभा में भी उस पर चर्चा होनी है। 10-10 घंटे की लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह चर्चा की अनुमति दी गई है, जैसे वंदे मातरम पर दी गई थी। लेकिन जैसे ही चर्चा की शुरुआत हुई, मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बड़े वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने एक एक बिंदु रखा वहां पर कि क्या कुछ कर रहा है चुनाव आयोग, क्या कुछ कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या कुछ कर रहे हैं ये दोनों मिलकर, और कैसे देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है। उसके बाद राहुल गांधी उनका जब नंबर आया, जब राहुल गांधी ने बोला, तो राहुल गांधी के बोलते ही पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बैठे हुए थे, वो तिलमिला गए, और तो और स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए स्पीकर ओम बिरला भी तिलमिला गए। क्यों तिलमिला गए? राहुल गांधी ने आरएसएस का जिक्र किया, और आरएसएस का जिक्र इसलिए उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि सारी जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वैधानिक संस्थाएं हैं, महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान हैं, उन सारे जगहों पर आरएसएस के लोग बैठा दिए गए। उन्होंने कहा कि ये शुरुआत जो है, ये एक उस पूरी की पूरी एक वैचारिक परंपरा का एक विस्तार है जो शुरू हुआ था महात्मा गांधी की हत्या से। और जैसे ही उन्होंने गोडसे का नाम लिया, सारे किरण रिजिजू तिलमिलाते हुए उठे, चूंकि उस समय वहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी बैठे हुए थे, और राहुल गांधी ने बहुत सारी चीजों का कि किस तरह से ये तमाम संवैधानिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, तकनीकी संस्थाएं, उन पर कैसे आरएसएस के लोगों को बैठा दिया जा रहा है बिना किसी योग्यता के, और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है वो गृह मंत्री है। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर बैठे हुए थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर स्पीकर ओम बिरला इतना क्यों तिलमिला जाते हैं। एक दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे मातरम पर भाषण दे रहे थे, तो आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, कितनी प्रसन्नता से बैठे रहते हैं, ऐसा लगता है कि आह्लादित हो गए हों। राजनाथ सिंह बोल रहे थे, राजनाथ सिंह ने विपक्षी सांसदों को धमकाना शुरू कर दिया, डांटने लगे, चुप कराने लगे। एक शब्द स्पीकर ओम बिरला के मुंह से नहीं निकला कि यह आपका काम नहीं, ये मेरा काम है। मुझे लगता है कि देश के इतिहास में ऐसा स्पीकर, इतना एक पक्ष और विपक्ष में इतना भेद करने वाला स्पीकर शायद कोई नहीं हुआ होगा, कोई नहीं हुआ होगा। इनसे पहले की जो स्पीकर थी, इंदौर से जो सांसद थी सुमित्रा महाजन, वो भी जबरदस्त पक्षपात करती थी। यहां तक कि राहुल गांधी जब बोलने लगते थे तो वो उसी तरीके से हंसने लगती थी जैसे विपक्षी सांसद उनका मजाक उड़ाते थे। बावजूद इसके ओम बिरला से ज्यादा, ओम बिरला को कोई टक्कर दे सकता था तो केवल और केवल दे सकते थे इसके पहले जो राज्यसभा के सभापति थे, आप नाम जान गए होंगे, हालांकि अब वो कहां है किसी को कुछ पता नहीं है, जगदीप धनखड़ साहब।
कैसे उनको निकाल कर दूध की मक्खी की तरह बाहर कर दिया गया कि फेयरवेल तक उनका नहीं दिया गया, यानी उनको एक जो परंपरागत रूप से जो विदाई होती है वो तक नहीं दी गई। लेकिन ओम बिरला से अगर कंपटीशन कर सकते थे पक्षपात में तो वो सिर्फ वही कर सकते थे। खैर, यहां पर ओम बिरला भी तिलमिला गए, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि ये मैं कोई भी बात, ओम बिरला का कहना था कि आप केवल चुनाव सुधार पर, एसआईआर पर बात करिए। उन्होंने कहा मैं वही बात कर रहा हूं, एसआईआर पर ही। और एसआईआर के लिए, चुनाव सुधार के लिए, चूंकि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर ऐसे लोगों को बैठा दिया गया है जिनसे आप निष्पक्षता की उम्मीद कर ही नहीं सकते, और लगातार जो हम तमाम जानकारी दे रहे हैं, तमाम सबूत दे रहे हैं, उनको किस तरह से चुनाव आयोग इग्नोर कर रहा है। सीधे तौर पर उन्होंने उन सारी जगहों का वो जो कुछ पिछले दिनों उन्होंने तमाम उदाहरण दिए हैं, खोज कर ले आए हैं किस तरह से वोट चोरी हुई है, चाहे हरियाणा का मामला हो, चाहे वो कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के दौरान का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, या फिर यहाँ बिहार में एसआईआर के नाम पर जो कुछ हुआ, वो सारी चीजें खोलकर उन्होंने रख दी। यहां बहुत अच्छे तरीके से अब ये समझ में आ गया, चूंकि एसआईआर और चुनाव सुधार को लेकर जो चुनाव की प्रक्रिया है पूरी की पूरी, उस पर चुनाव आयोग तो घिरा ही है, सरकार किस तरीके से घिरी है, और जो दोनों के बीच की दुरभिसंधि के आरोप लगते हैं, वो सब कुछ बेनकाब हो गया इस चर्चा के दौरान। हालांकि अभी राज्यसभा में भी चर्चा होनी है इस पर, लेकिन ये बातें आई, राहुल गांधी ने भी कहा और अखिलेश यादव ने कहा, बहुत सारे सांसदों ने, मनीष तिवारी ने शुरुआत की कि कैसे चुनाव आयोग काम कर रहा है। पहली बात तो चुनाव आयोग की नियुक्ति कैसे होती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन बनाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन बनाई उसको दरकिनार कर दिया। सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो तरीका अपनाया वो सीधे सीधे ये था कि सरकार जिसको चाहेगी, अपने जिस पिट्ठू को चाहेगी उसको लाकर बैठा देगी चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर और मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर। हुआ भी वही। ज्ञानेश कुमार जब लाए गए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाकर, तो उनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? उनकी नियुक्ति में एक तो प्रधानमंत्री है, मतलब जो बोर्ड बन रहा है, जो तय करेगा कि किसको बनाया जाए किसको नहीं बनाया जाए, यानी जो इंटरव्यू लेगा, उसमें एक प्रधानमंत्री होंगे। एक प्रधानमंत्री के द्वारा नामित दूसरे मिनिस्टर होंगे उनकी कैबिनेट के, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने नामित कर दिया था। अभी जो हुआ है, नियम जो बनाया गया है वो हम बता रहे हैं। और तीसरा होगा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। अब इन तीनों लोगों में जब दो लोग सरकार के होंगे तो तीसरे व्यक्ति की आपत्ति का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि दो लोगों ने कह दिया तो हो गया। और जो बात प्रधानमंत्री कह देंगे वो उनकी कैबिनेट का कोई मंत्री कैसे उसको अपोज कर सकता है, ये तो सोचने वाली बात होगी। और इस समय जो सरकार में लोकतंत्र है, इंटरनल डेमोक्रेसी जो है, उसको देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहीं हाथ रख दिया तो क्या किसी की हिम्मत है कि उसको नकार देगा। तो इस व्यवस्था से चुने जा रहे हैं कौन? चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त। इस व्यवस्था से जब वो चुने जाएंगे तो वो करेंगे क्या? वो वही करेंगे जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो इस तरीके से पूरी चुनाव की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी जहां चाहे वहां वो जीत ले, जितने वोट से चाहे उतने वोट से जीत ले, जितनी सीटें वो चाहे उतनी सीटें जीत ले। गठबंधन में सहयोगी दलों को कितनी सीट मिलनी है उस हिसाब से वो सीटें जीत ले। ऐसी चुनावी व्यवस्था कहां होती है, कैसे हो सकती है? महाराष्ट्र में आपने देखा, ताजा तरीन बिहार में देखा, कई उम्मीदवारों को लगभग बराबर वोट मिले हैं। ये कैसे संभव है? और यही बात मनीष तिवारी ने भी कही कि ईवीएम के जरिए अगर आप चुनाव कराते हैं तो आप उसमें 100% वीवीपैट होनी चाहिए, यानी जो चुनाव के बाद वोट डालने के बाद जो पर्ची निकलती है जिसमें पता चलता है कि हमने जिसको वोट डाला है उसी को मिला है या फिर किसी और को मिला है, क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत आम हो चुकी। और इनके पीछे एक बड़ा एक पूरा का पूरा एक नेटवर्क काम करता है। जिस तरीके से बताया आनंद विधानसभा में पूरा का पूरा जो छानबीन की गई है कि कैसे पूरा एक कॉल सेंटर काम कर रहा था,
लोगों के वोट कटवाने का, उसके बाद लोगों के वोट डलवाने का, ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क है और वो बना रखा है। और वो चुनाव आयोग की सहमति से, उसकी निगरानी से, उसकी इच्छानुसार वो सारी चीजें चल रही हैं। कर्नाटक का मामला था, वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां बहुत सारी चीजें पता लग गई, लेकिन ये सूचनाएं चुनाव आयोग कहीं से नहीं दे रहा है। दूसरे, इस व्यवस्था से जब चुनाव आयुक्त महोदय बन गए हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं तो किसी दूसरे की क्यों सुनेंगे? वो उन्हीं के अनुसार काम करेंगे जिनके अनुसार जिन्होंने उनको चुना है। हालांकि एक बात है, इसके पहले भी जो बनाए जाते रहे हैं सीनियर ब्यूरोक्रेट से ही बनाए जाते रहे हैं, सरकारें ही चुनती रही हैं, लेकिन कभी चुनाव क्योंकि अगर आप बना दिए गए हैं तो आपका फिर कुछ नहीं हो सकता। आप एक संवैधानिक संस्था के प्रमुख हैं, वहां पर आप चुनाव आयुक्त हैं या मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, आपको एक प्रिविलेज मिला हुआ है, आपको हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है आपको नियुक्त भले कर दिए हैं, लेकिन आपको हटाने के लिए बाकायदा एक पूरी प्रक्रिया है जो जजेस को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन यहां पर क्या किया है कि जो कानून जो बनाया गया चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए, उसमें एक तो ये रखा गया कि कौन होंगे उसमें, जिसमें प्रधानमंत्री, एक दूसरे मिनिस्टर और एक एलओपी। दूसरी बात यह कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो सकती, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लग सकते। ये तो व्यवस्था किसी कानून में कानून की किताबों में ये दुर्लभ ही होगी दुनिया के कहीं भी कि किसी व्यक्ति को, किसी पद पर बैठे व्यक्ति को कानून से इतना संरक्षण मिल जाए कि उसके खिलाफ कोई केस ही नहीं चल सकता। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी उस दायरे में नहीं आते। ये संरक्षण कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त को ये मिल सकता है या चुनाव आयुक्तों को मिल सकता है? ये बड़ी हैरानी की बात है। और इसी को कहा राहुल गांधी ने, आएगी सरकार तो इस कानून को बदल देंगे और इसको बैकडेट से हम लागू करेंगे। तो ये दो बातें हो गई कि आप मनमानी करने के लिए आप एक व्यक्ति को चुन दे रहे हैं, उसके बाद उससे आप कह दे रहे हैं कि कितनी भी मनमानी करो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, यानी आपके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगेगा, आप जेल नहीं जाएंगे, आप कहीं पकड़े नहीं जाएंगे। अब इतना संरक्षण जिसको मिल गया और उसके बाद उसको कहा जा रहा है कि आपको ये करना है, एक डर भी है, तो कौन नहीं करेगा। लेकिन जैसा हमने कहा कि पिछली सरकारों में भी चुनाव आयुक्त बनते रहे, लेकिन उस पद पर पहुंचने के बाद वो अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का उन्होंने किस तरह से निर्वहन किया है ये दिखाया टीएन शेषन ने। टीएन शेषन के बाद भी जो कई चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन लोगों ने भी दिखाया। लेकिन यहां पर पूरी तरह से इस व्यवस्था को हाईजैक कर लिया गया है, पूरी चुनावी प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया गया है। तो सारी चीजें एक एक कर खुल करके आई हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस दुरभिसंधि से। सरकार और चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ मिलकर, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि जो बाकी दोनों चुनाव आयुक्त हैं उनके बीच में भी सहमति हो इस मुद्दे पर, खासकर एसआईआर के मुद्दे पर दोनों जो चुनाव आयुक्त हैं उनके बीच में और मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच में काफी असहमति रही। उस तरह की रिपोर्ट्स भी बहुत आई। यानी यहां पर पूरा का पूरा जो खेल है वो हो रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त के जरिए और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वो काम कर रहे हैं। ये आरोप जो लग रहे थे और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, वहां भी बहुत सारी बातें बताई। अच्छा, तो जब आपने इस तरीके से नियुक्त कर दिया उनको और उसके बाद आपने इतना संरक्षण दे दिया है, इतने बचाव के इंस्ट्रूमेंट उनके पास आपने मुहैया करा दिए हैं कि वो बेखौफ हो चुके हैं। उन्होंने किया क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट में जिक्र हो रहा था और मनीष तिवारी ने भी उसका जिक्र किया कि आर्टिकल 327 के तहत, आर्टिकल 327 में यह व्यवस्था है कि चुनाव से संबंधित कोई कानून बनाना होगा, वो कानून बनेगा, संसद में वो बनाया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त साहब सारे कानून खुद ही बना ले रहे हैं एसआईआर को लेकर, और एसआईआर में जो एनुमरेशन फॉर्म दिए गए हैं उसका फॉर्मेट कैसे तय होगा, ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। ये काम है, ये नियम बनाने का काम संसद का है। लेकिन उन्होंने संसद की शक्तियों को भी हाईजैक कर लिया, एक तरीके से उसका अपहरण कर लिया। जो काम संसद को करना चाहिए था वो काम भी चुनाव आयोग ने खुद कर लिया है। इसी को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है और ये बात सामने भी आ रही है कि कैसे इस काम को, जो संसद को जो काम करना चाहिए उसको चुनाव आयोग कैसे कर सकता है, और उसको वो लागू भी कर रहे हैं। एसआईआर आपने बना भी दिया,
संसद के काम को भी आपने कर लिया, यानी विधायिका के काम को भी, उसके बाद उसको लागू भी कर रहे हैं। वही आप एग्जीक्यूटिव के काम को भी, कार्यपालिका के काम को भी कर रहे हैं। और तो और न्यायपालिका को भी आंख दिखाने का काम किया, जो एफिडेविट देकर उन्होंने कहा कि हाँ हम नागरिकता तय करेंगे, ये अधिकार हमको है। जबकि स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो इस चुनाव आयोग को एक ऐसी संस्था अगर आप बना देंगे कि वो पूरी तरीके से बेलगाम हो जाएगी, और बेलगाम होने के बाद उसको दंडित करने का कोई डर नहीं रहेगा दंडित होने का, क्योंकि आपने उसको संरक्षण दे रखा है, तो फिर वो चुनाव आयोग जैसी ये संस्था क्या करेगी? जाहिर सी बात है कि वो सरकार के लिए काम करेगी, जैसा कि इस समय कर रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं। तो ये बीजेपी को पता था कि ये सारे के सारे मुद्दे जो हैं वो उठाए जाएंगे और यहाँ पर उन सब पर बात होगी, सब पूरी की पूरी जो एक फाइल है वो खोल दी जाएगी। वही हो रहा है। अब जब चुनाव सुधार पर बातें हो रही है, कहा मनीष तिवारी ने कि चुनाव सुधार पर आज तक जो सबसे बड़ा काम है वो हुआ है राजीव गांधी ने किया था कि मतदान जो वोटिंग राइट्स होते हैं उसका उन्होंने विस्तार किया और उसकी उम्र जो है 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी। तो ये एक अपने आप में ये बहुत बड़ा चुनाव सुधार था। लेकिन यहां चुनाव सुधार के नाम पर क्या हो रहा है? मतदाता सूची से लोगों को हटाया जा रहा है। मतदाता सूची से हटाए जाने की एक जो प्रक्रिया होती है कि जिसको आप अगर हटा रहे हैं उसको बाकायदा सूचना देनी होती है कि आपको इसलिए हटाया जा रहा है। फिर वो अपना जवाब देता है कि नहीं, आप हमको मत हटाइए। और अगर उसके जवाब से, उसके डॉक्यूमेंट से चुनाव आयोग या वो अधिकारी जो ये काम कर रहे हैं वो संतुष्ट नहीं होते हैं, तब जाकर उसका नाम डिलीट होता है। एक झटके में डिलीट नहीं होता है। और चुनाव आयोग ने SIR के जरिए बिहार में यही किया है। 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए और लोगों को बताया तक नहीं कि आपका नाम हटाया जा रहा है। ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जा चुका है। जिंदा लोगों को मृत बता दिया गया और वो मृत लोग जाकर वहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो गए कि भैया हम हैं और हमको कहा कि आप मर गए हो और हम जिंदा हैं, लेकिन मतदाता सूची में हमको बताया गया कि हम नहीं हैं। तो ये जो मनमाना तरीका चुनाव आयोग का है, ये सारी चीजें एक एक बिंदु वहां पर जब संसद में सदन में रखे गए तो ये रखे जाने ही थे। और इससे पूरा का पूरा बेनकाब हो गया है सिस्टम सरकार का और चुनाव आयोग का। और दोनों के बीच में जो दुरभिसंधि है वो भी, ये बात भारतीय जनता पार्टी को पता थी, इसीलिए घबरा रही थी, इसीलिए चर्चा से भाग रही थी। लेकिन कब तक भागेगी? आखिरकार चर्चा स्वीकार करनी पड़ी और सारी चीजें बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी वो साफ होता दिखाई पड़ रहा है। तो दो मुद्दों पर चर्चा की गई, वंदे भारत और चुनाव सुधार। दोनों पर सरकार किस तरीके से घिरी हुई मिली ये दिखाई पड़ रहा है। खैर, वंदे मातरम की बात अलग है, वो इतिहास का मामला है, इतिहास में कब क्या हुआ उन चीजों पर सोचने और समझने की जरूरत होती है। लेकिन चुनाव सुधार को लेकर जो आरोप लग रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं, क्योंकि इसी से देश का भविष्य तय होता है। लोग वोट किसको दे रहे हैं उनको पता ही नहीं, कौन से लोग वोट दे रहे हैं ये किसी को नहीं पता है। यानी एक अदृश्य वोटर लिस्ट बन रही है और उसमें जो वास्तविक वोटर लिस्ट है वो भी है, पर तय करेगी सरकारों के बनने और बिगड़ने का खेल जो तय होगा वो तय होगा उस अदृश्य वोटर लिस्ट से, जो वोटर लिस्ट बनेगी चुनाव आयोग के जरिए सरकार के साथ मिलकर। वो किसका चुनाव करेगी इसमें कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के YouTube चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर भेजें।